आज टॉपिक है ओशियनिक रिसोर्स वाला। जैसे ह्यूमन बीइंग है, वो उसके चारों तरफ सभी मंडल जैसे स्थल मंडल है, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, इन सब में जो जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं उन सब का अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के हिसाब से यूज करता है। आज हमें बात करनी है जल मंडल की या समुद्र की, या हमारा वो भाग पृथ्वी का जहाँ पे हमेशा जल रहते हैं, ओशियन पाए जाते हैं। वहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं और उनका हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में करेंगे हम। सबसे पहले तो जो ओशियन है वो गेटवे ऑफ रिसोर्स कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? कि जो अर्थ है उस पे जो स्थल मंडल है वो सीमित है, वो सिर्फ 29% एरिया पे है और 71 पे है आपके ओशियन। और डे बाय डे, हर रोज जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से आने वाले टाइम में हमें खाने के लिए भी समुद्रों की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पॉपुलेशन रोज पैदा हो रही है उसको खाने के लिए और रहने के लिए भी तो जमीन चाहिएगी। समुद्र पानी में तो रह नहीं पाएंगे। तो जो स्थलीय भाग है, जो हमारी भूमि है, वो तो रहने और आने वाली जो सिचुएशन है उसके लिए होगी, लेकिन जो खाना है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो भी जब कन्वर्ट हो जाएंगी आपके रेजिडेंशियल एरियाज में, तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा? तो हमें देखना पड़ता है ओशियन की तरफ। आने वाले फ्यूचर में विद द टाइम, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल और आपका रेजिडेंशियल एरियाज बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बहुत सीमित हो गई है। सीमित हो गई, प्रोडक्शन भी सीमित होगा, लेकिन खाने के लिए तो सबको सब कुछ चाहिए। इस वजह से जो समुद्री भाग है वो हमारा फ्यूचर का ऐसा संसाधन है जिससे हम अपनी हर आवश्यकता पूरी करेंगे। जिसमें फर्स्ट आती है आपकी ओशियन एंड फूड। जो ओशियन है वो एज ए फूड कैसे हम यूज करेंगे? सबसे बड़ा सोर्स होता है मत्स्य ग्रहण का। मत्स्य पालन पानी में ही होता है। आने वाले टाइम में, अब भी हम करते हैं, आने वाले टाइम में भी इसकी जो डिमांड है वो ज्यादा होगी, क्योंकि जो खाद्यान्न फसलें हैं, जब एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं बचेगी तो हमें जो प्रोटीन और आपकी अन्य चीजें हैं उनकी पूर्ति के लिए ओशियंस की तरफ देखना पड़ेगा, और ओशियन से ही हम मत्स्य पालन करेंगे, उनका आखेट करेंगे और आने वाली टाइम में जो पॉपुलेशन है उसकी उधर पूर्ति करेंगे। जिसमें कई सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं। जैसे आज के टाइम में भी कई सारे कंट्री ऐसे हैं जो टोटली डिपेंड करते हैं ओशियन जो मत्स्य पालन है उस पर। जिसमें 4 एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मत्स्य पालन करते हैं। जब हमने ओशियन करंट वाला चैप्टर किया था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो ओशियन करंट्स हैं, जब जहाँ पे गर्म और ठंडी मिलती है तो वहां पे प्लैंकटन नामक पदार्थ बनता है जो मछलियों का खाना होता है, और उनके पालन के लिए वो बहुत जरूरी होता है। तो वो एरियाज कौन कौन से हैं? उसमें फर्स्ट आता है आपका उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय मत्स्य क्षेत्र। ये वो क्षेत्र है जिसमें पश्चिमी बात की है तो जो जापान और आपका इधर से चाइना और रशिया का जो पोर्शन लगता है वो पोर्शन है। सेकंड आता है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय मत्स्य क्षेत्र। इसमें आपका आता है जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका का तट पे आपका उत्तर पश्चिमी अटलांटिक ओशियन का भाग है, यहाँ पे भी मछली पालन बहुत ज्यादा होता है। थर्ड आता है उत्तर पूर्वी अटलांटिक, ये यूरोप के साथ आता है। और फोर्थ है आपका उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, ये नॉर्थ अमेरिका के जो आपका वेस्ट पोर्शन है उस साइड लगने वाला क्षेत्र है। ये एरियाज है जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मत्स्य पालन भी किया जाता है और उनको पकड़ा भी जाता है। उसके अलावा समुद्र से हमें और सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जिसमें जो समुद्री जीव होते हैं उनका चमड़ा, उनसे श्रेष्ठ रोए, तेल, पशुओं का चारा, उसके अलावा मैनिटी समुद्री जीवों से प्राप्त होती हैं। आने वाले टाइम में इससे खतरा भी है। कैसे? क्योंकि जो मत्स्य पालन कर रहे हैं कंट्री, वो उनका शोषण ज्यादा कर रहे हैं। जब हम मछली पालन करते हैं तो उसमें एक पॉलिसी होती है। पॉलिसी में क्या होता है कि जो बड़े साइज की मछलियां हैं
उनको हम पकड़ें, जो छोटे साइज वाली मछलियां हैं उनको ना पकड़े, जिससे अगर एक साथ हम सारियों को पकड़ लेंगे, छोटी और बड़ी को, तो फ्यूचर में तो मछलियों का आपके स्पेसीज ही खत्म हो जाएंगे। तो बड़ी मछलियों को पकड़ा जाए, छोटियों को ना पकड़ा जाए, जिससे उनका शोषण ज्यादा ना हो। दूसरा हमारा आता है समुद्री शैवाल कृषि। ये जो समुद्री शैवाल कृषि है उससे मतलब होता है कि ताजे जल में जीव और वनस्पति का जो उत्पादन हम कर सकते हैं उसे कहा जाता है एक्वाकल्चर या समुद्री शैवाल कृषि। इसमें जो घनी आबादी वाले देश हैं वहां पे समुद्री वनस्पति को भोजन, चारे, खाद और दुग्ध उद्योग, कन्फेक्शनरी में भी यूज किया जाता है। वर्ल्ड में लगभग जापान एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा जो समुद्री शैवाल है उनका प्रयोग करता है। वर्ल्ड में 26 विकसित देश ऐसे हैं जहां पे लगभग 800 कंपनियां लगी हुई हैं जो इसी डायरेक्शन में काम कर रही हैं और वहां से प्रचुर मात्रा में आयोडीन, विटामिन और कैल्शियम की प्राप्ति करते हैं। दूसरा आता है इसमें महासागर और खनिज पदार्थ। यहाँ पे तो यहाँ तक हमने बात की ओशियन से जो हम फूड से रिलेटेड चीजें लेंगे। अब दूसरी बात आती है मिनरल्स की। जो औद्योगिक क्रांति है वो बिना खनिजों के नहीं हो सकती, ये हम सबको पता है। विद द टाइम जितने भी हमारे खनिज पदार्थ हैं वो हम स्थलीय भागों से खान के रूप में निकालते हैं। आने वाले टाइम में जब वो वहां पे खत्म हो जाएंगे तब हमें समुद्रों की तरफ देखना पड़ेगा। समुद्रों में बहुत ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार 1 घन किलोमीटर समुद्री जल में क्या क्या होता है? 25 टन सोना, 45 टन चांदी, 15 से 30 टन तांबा और मैग्नीज, जिंक, सीसा, 7 टन यूरेनियम, 40 लाख टन पोटेशियम सल्फेट, 180 लाख टन मैग्नीशियम क्लोराइड, 1200 लाख टन सोडियम क्लोराइड। और इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे खनिज तत्व हैं जो समुद्री पानी में या समुद्री एरियाज में हमें फ्यूचर में मिलेंगे और उनका हम यूज करेंगे आने वाले टाइम में। अब जो समुद्रों से हमें खनिज प्राप्त होते हैं उनको 2 पार्ट्स में बांटा है। एक तो जल में घुले हुए और एक जो उसकी सतह पर पाए जाएंगे। जो जल में घुले हुए हैं उसमें सबसे बड़ा है आपका समुद्री नमक, जिसमें आयोडीन होता है, ब्रोमीन होता है, क्लोरीन, कैल्शियम और पोटेशियम पाया जाता है। जैसे जैसे समुद्री जल का वाष्पीकरण होता है गर्मी की ऋतु में, उसी हिसाब से जो नमक की मात्रा उसमें बढ़ती जाती है। और वर्ल्ड का 2/3 ब्रोमीन तो समुद्रों से ही लिया जाता है। उसके अलावा जो समुद्री जीव है और शैवाल होते हैं वहां से हमें आयोडीन, जिंक और तांबा और चांदी प्राप्त होते हैं। दूसरे आते हैं आपके असंगठित या अव्यवस्था में पाए जाने वाले खनिज, जो हमें उसके तट पर और उसकी सतह पर मिलते हैं। जिसमें पहला है महाद्वीपीय मगन तट पर। तट से लगभग 200 मीटर की गहराई तक बालू, बजरी, चूना, सिलिका, मैग्नेटाइट, मोनोजाइट, सिरकान, क्रोमाइट, हीरा, प्लेटिनम, सोना, तांबा, ये सारे असंगठित खनिज है जो हमें समुद्रों के मगन तट पर पाए जाते हैं। सेकंड आता है आपका महाद्वीपीय ढाल पर। 200 से लेकर 3000 मीटर की गहराई तक हमें फास्फेट धातु में पंख, सीसा, तांबा, पैरामैग्नीशियम ऑक्साइड आदि हमें मिलते हैं। उसके बाद गंभीर जो सागरीय मैदान है जो गहरे हैं वहां पे हमें 4000 से लेकर 6000 की गहराई तक शुद्ध उपयोगी युक्त खनिज पाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारी आपके लोहे, मैग्नीशियम की मात्रा होती है। उसके अलावा कोयला, थोरियम, यूरेनियम, आणविक खनिज के भंडार भी हमें समुद्रों से प्राप्त होने वाले हैं। अब तीसरी बात हम करते हैं, पहले होगी फूड की, दूसरा मिनरल्स की और तीसरी आती है आपके ऊर्जा के संसाधन। समुद्र से हमें बहुत सारे ऊर्जा के संसाधन मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? 1 बाय 1 एक एक की करते हैं। सबसे पहले तो आता है आपका खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। इंडिया जैसे कंट्री में तो कई सारे एग्जाम्पल आपने देखे हैं, जैसे जो मुंबई हाई है या गुजरात के नजदीक है, समुद्र के अंदर जाकर जो हमने तेल के कुएं खोदे हैं और उनसे हम आज के टाइम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्राप्त करते हैं। उसके अलावा भी वर्ल्ड में पहला बताते हैं कि अब तटीय जो ऑफशोर वेल था 1896 में संयुक्त राज्य में कैलिफोर्निया के तट के पास खोदा गया था, जहां से आज के टाइम में लगभग 40% वर्ल्ड का ऑयल निकाला जाता है।
उसके बाद इंडिया का जैसे एग्जाम्पल है बॉम्बे हाई है, जो पश्चिमी भारत के पश्चिमी तट से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर अरब सागर में खोदा गया है। 2000 मीटर गहरा है और खनिज तेल वहां से हमें प्राप्त होता है। उसके अलावा कोयले के बहुत सारे भंडार समुद्री एरियाज में खोजे गए हैं। ग्रेट ब्रिटेन में के पूर्व में उत्तरी सागर की गैस अक्षेत्र हैं। उसकी समुद्री तलप जो तली है उस पर लगभग 7000 मीटर की गहराई पर कोयले के बहुत बड़े भंडारों की लोगों ने खोज की है, विद्वानों ने। उसके बाद आते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत। ये थे परंपरागत जिसमें पेट्रोलियम है, आपकी प्राकृतिक गैस और कोयला। अब हम बात करेंगे गैर परंपरागत में, जिसमें सबसे पहले होती है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? जो टाइडल फोर्स से, जैसे उस दिन हमने ज्वार भाटे वाला चैप्टर किया था, उसमें बात की थी कि जब लहर ऊपर उठती है और नीचे गिरती है तो वहां पे जो टरबाइन है वो लगाकर घुमाकर ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ऐसे संयंत्र वर्ल्ड में बहुत सारे लग चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो फ्रांस की रास नदी पर एस्चुरियस है, जो 1967 में लगाया गया था और वहां से 2.04 लाख किलोवाट ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। उसके अलावा रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में भी तटवर्ती भागों में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। वर्ल्ड में जो फ्यूचर में बड़े सोर्स होंगे ज्वारीय ऊर्जा के, उसमें सबसे पहले आता है कनाडा की फंडे की खाड़ी और दूसरा आता है ब्रिटेन में सेवन एस्चुरी। अब भारत में बात करते हैं, भारत में ज्वारीय ऊर्जा का क्या स्कोप है। जो आपकी खंबात की खाड़ी है गुजरात के पास और कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होने की बहुत संभावनाएं हैं। उसके अलावा सुंदरवन के जो क्षेत्र हैं वहां पे भी ज्वारीय ऊर्जा के 3 अक्षेत्र मेगा लगाए गए हैं, जहां से 850 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है। उसके बाद तरंग ऊर्जा आती है, जो समुद्री तरंग होती हैं उनसे भी बिजली उत्पन्न की जाती है, जिसमें जापान, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका कई सारे संयंत्र उन्होंने लगाए हैं। उसके बाद आता है सागरीय ताप ऊर्जा। जो समुद्री जल होता है उसमें 1000 मीटर से 3000 मीटर की गहराई के बीच लगभग 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस के कारण भी सागरीय ताप ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। उसके बाद भूतापीय ऊर्जा है, जो समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं उनके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको कई सारे ऐसे भूतापीय केंद्र स्थापित किए गए। जैव ऊर्जा, आता तो ऊपर दिया था इतने। जैव ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी, कम ले रहे हैं। नहीं कम है, लेकिन 2 जगह आया था, पर कोई ज्यादा ले लेगा, कोई कम ले लेगा। चलो आज इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी जो पेयजल और ये औषधि और ट्रांसपोर्ट और ट्रेड वाला है वो मंडे को कर लें, ठीक है। ओके।